गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स आज स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोग का मैसेज आ रहा था सर सॉलिड स्टेट स्टार्ट कीजिए, लेकिन सॉलिड स्टेट को हम लोग करेंगे इस चैप्टर के बाद। ये न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स हेडिंग दे दीजिएगा। इस चैप्टर में आपको लॉग का भी जरूरत पड़ेगा, लॉग एंटी लॉग का भी, जो कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में सिखा चुके हैं। जो लोग लॉग एंटी लॉग पे जिनका पकड़ नहीं होगा वो लॉग एंटी लॉग वाला वीडियो देख लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से। अभी पहले थ्योरी है, सबसे पहले जानेंगे केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो केमिकल काइनेटिक्स ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग रिएक्शन के स्पीड के बारे में पढ़ते हैं और उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जिस पर कि रिएक्शन का स्पीड डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो लिखेंगे इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about reaction rate and factors governing इट। मतलब हम लोग इस ब्रांच में पढ़ेंगे रिएक्शन की स्पीड के बारे में और उन फैक्टर्स के बारे में जो कि रिएक्शन के स्पीड को गवर्न करता है। रिएक्शन का स्पीड जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो जानेंगे इस चैप्टर में कि स्पीड के आधार पे, रिएक्शन के होने के स्पीड के आधार पे रिएक्शन को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है फास्ट रिएक्शन, एक होता है स्लो रिएक्शन और एक होता है वेरी स्लो रिएक्शन। तो सबसे पहले लिख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड रिएक्शन इज ऑफ थ्री टाइप। स्पीड के आधार पर रिएक्शन तीन प्रकार का होता है। एक होता है फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन को हम लोग इंस्टैन्टेनियस रिएक्शन भी कहते हैं। फास्ट रिएक्शन हम लोग उस रिएक्शन को कहते हैं जो रिएक्शन इतना जल्दी हो कि उसके होने का स्पीड हम लोग मेजर नहीं कर पाए। वो रिएक्शन जो इतना फास्ट हो कि आप उसका स्पीड पता नहीं कर पाए, ऐसे रिएक्शन को हम लोग फास्ट रिएक्शन कहते हैं। लिख रहे हैं द रिएक्शन विच ऑकर्स so fast that their speed can't be measured is called are called fast reaction। वो रिएक्शन जो इतना जल्दी हो कि जिसके होने का स्पीड हम लोग नहीं पता कर पाए, उसको हम लोग फास्ट रिएक्शन कहेंगे। दूसरा नाम इसका इंस्टैन्टेनियस रिएक्शन है। इसके एग्जाम्पल में आएगा जितना भी आयनिक रिएक्शन है, ऑल आयनिक रिएक्शन, जैसे AgNO3 ये एक आयनिक कंपाउंड है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। ये जब दो आयनिक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होगा तो ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन बहुत जल्दी होता है। ऐसा रिएक्शन होने में ज़्यादा समय नहीं लगता।
ये इतना जल्दी होगा कि इसका स्पीड हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया फास्ट रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल लिख रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। हमारे शरीर में जो नर्व इंपल्स काम करता है वो इतना जल्दी काम करता है कि उसके होने का स्पीड हम लोग नहीं पता कर सकते। अगर कोई गर्म चीज को हम लोग छूते हैं तो हल्का सा भी हाथ लगा कि गर्म है, तुरंत हाथ हटा देते हैं। ये इतना जल्दी ये प्रोसेस होता है कि इसका स्पीड पता नहीं कर सकते। तो कोई भी नर्व इंपल्स का काम करना, आप किसी को देखते हैं तो तुरंत पहचान जाते हैं कि सामने कौन आ रहा है। तो ये सब फास्ट रिएक्शन के कैटेगरी में आता है। फास्ट रिएक्शन ऐसे केमिस्ट्री के एग्जांपल में होगा, जितना भी आयनिक कंपाउंड के बीच का रिएक्शन है सारा रिएक्शन फास्ट रिएक्शन के कैटेगरी में आएगा। दूसरा है स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन हुआ वो रिएक्शन जो इतना जल्दी हो जिसके होने का स्पीड हम लोग पता नहीं कर सके। इसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का दूसरा नाम है मॉडरेट रिएक्शन। वो रिएक्शन जो मेजरेबल स्पीड पे हो, जिसका स्पीड आप मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्लो रिएक्शन। लिख रहे हैं द रिएक्शन विच ऑकर्स एट measurable speed are called slow reaction। जितना भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच में होने वाला रिएक्शन, ये सब आपका स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। जो भी मॉलिक्यूल वाला रिएक्शन है, N2 3H2 2NH3, ये सब स्लो रिएक्शन में आएगा। इसके होने का स्पीड हम लोग मेजर कर सकते हैं। फिर एक होता है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन वो रिएक्शन जो इतना धीरे धीरे हो कि जिसका होने का स्पीड हम लोग पता नहीं कर सके, उसको हम लोग बोलेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। The reaction which occurs so slow that their speed can't be measured are called very slow reaction। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये सब वेरी स्लो रिएक्शन है। इतना ज्यादा इसमें समय लगता है कि इसके होने का स्पीड हम लोग पता नहीं कर सकते। दिमाग में रखिएगा कि हम लोग होने का स्पीड उसी रिएक्शन का पता कर पाएंगे जिसको होने में 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का समय लगता हो। जिसमें घंटों समय लगेगा वो सब रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन के कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि आप लैब में उतना देर तक बैठे नहीं रहेंगे। आप दिमाग में रखिए कि स्लो रिएक्शन मेजरेबल स्पीड में होता है और ये रिएक्शन को होने में 3 मिनट 4 मिनट तक का मैक्सिमम समय लग सकता है। उससे ज्यादा समय लगने वाले को वेरी स्लो के कैटेगरी में डाला जाता है। और वेरी स्लो रिएक्शन में वही सब रिएक्शन एग्जांपल में आता है जो एटमॉस्फेरिक फेनोमेना पे डिपेंड करता है। जैसे लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, एटमॉस्फेरिक चेंजेज के कारण पत्थरों का, पहाड़ों का टूटना, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये सब आपका वेरी स्लो रिएक्शन के कैटेगरी में आता है। तो ये तो छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन है अभी इस चैप्टर का। अभी ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सबसे पहले इंट्रोडक्शन चल रहा है। पहले बताया गया कि
रिएक्शन को होने के स्पीड के आधार पे हम लोग तीन प्रकार का कह सकते हैं। एक हुआ फास्ट रिएक्शन, एक हुआ स्लो रिएक्शन, एक हुआ वेरी स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का स्पीड मेजरेबल होगा, अब बाकी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन का स्पीड मेजरेबल नहीं होगा। अब छोटा सा हेडिंग डालेंगे मोलारिटी। ये सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े हैं मोलारिटी। यहां पर थोड़ा सा बात इसके बारे में जानना है कुछ और। एक तो ये कि मोलारिटी को मोलर कंसंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। दोनों एक ही चीज है, मोलारिटी कहिए मोलर कंसंट्रेशन कहिए, एक ही चीज है। इसमें ये जानेंगे जो सॉल्यूशन में नहीं पढ़े हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बिग ब्रैकेट। ये बड़े वाले ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंसंट्रेशन को। जैसे अगर बड़े वाले ब्रैकेट में NH3 लिख दे और इसको पढ़ें कि ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3। इसको पढ़ेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3। अगर बड़े वाले ब्रैकेट में H2O2 लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। बड़े वाले ब्रैकेट में अगर कुछ भी लिख दिया जैसे Ki लिख दिया तो इसको पढ़ेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ki। दिमाग में रखिएगा कि मोलर कंसंट्रेशन मोलारिटी एक ही चीज है, इसको बड़े वाले ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। मोलारिटी सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया गया था कि मोलारिटी अगर कैलकुलेट करना हो तो हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और वॉल्यूम इन लीटर नीचे। मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर, इसी को बोलते हैं मोलारिटी। ये सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े हैं। यहाँ पर छोटा सा केवल ये फॉर्मूला लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ इसका ज्यादा यूज नहीं है। ये याद रखिएगा कि अगर इसके यूनिट का बात किया जाए, यूनिट का यहाँ जरूरत पड़ेगा। मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होगा, ऊपर में है मोल और नीचे में है लीटर, तो मोल पर लीटर। लीटर को ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। इसको मोल पर लीटर पढ़ेंगे। इसको बड़े वाले m से भी हम लोग लिख सकते हैं। बड़ा वाला m भी लिखे हुए हैं तो मोल पर लीटर लिखा हुआ है। बोले कि बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन। बड़े वाले ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको पढ़ेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन। इसके बाद जानेंगे ये जो डेल्टा है, डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज। कभी भी अगर डेल्टा लिखा हुआ हो तो डेल्टा का मतलब चेंज पढ़िएगा। जैसे लिखा हुआ है डेल्टा बड़े वाले ब्रैकेट में H2O2, तो इसको पढ़ेंगे चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। दिमाग में रखेंगे जैसे ये लगा हुआ है डेल्टा और इसके अंदर अगर कुछ भी लिख दिए, जैसे लिख दिए HCl, तो इसको पढ़ेंगे चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl। बड़ा वाला ब्रैकेट लिखा हुआ है तो उसको मोलर कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। जैसे ये हुआ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 और अगर आगे डेल्टा लग गया तो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। कभी भी निकालना हो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन तो ये तरीका है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। किसी भी चीज में चेंज निकालना होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। मोलर कंसंट्रेशन में भी चेंज निकालना है तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन करेंगे। फिर बात सुनिए, सारा चीज को लिखते चलिएगा। जो भी है अभी बात जो भी बता रहे हैं सबको लिखते चलना है। ये सब अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है।
अभी ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम लोग वो बात पढ़ रहे हैं कि चैप्टर पढ़ने के लायक हो जाए, नहीं तो ये सिंबल लिखा हुआ रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे अगर कभी भी लिखा हुआ है तो इसको पढ़ना है, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। अभी और जो बात बता रहे हैं ध्यान से सुनते चलिए, लिखते चलिए, समझते चलिए। कॉपी पे अब लिखना है कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ। कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ करना क्या है, एक एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, एक एक्सिस पे टाइम लिखना है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इस तरीके का ग्राफ अगर दिया हुआ है, ग्राफ अगर इस तरीके का दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ, या ग्राफ अगर इस तरीके का दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ, अगर इस तरीके का अगर ग्राफ दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ अगर इस तरीके का है, तो आपको देख के समझ जाना है कि ये ग्राफ रिएक्टेंट का है। रिएक्शन में दो चीज होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और अगर ग्राफ इस तरीके का है तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट का ग्राफ दिया हुआ है। छोटा सा अपना सेंस होना चाहिए, जैसे कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए कि ये कोई रिएक्शन है, समय 0 है, अभी टाइम शुरू नहीं हुआ, अभी रिएक्शन करवाना स्टार्ट नहीं किया। तो अगर ये रिएक्शन है तो शुरुआत में तो आप ये लीजिएगा रिएक्शन करवाने के लिए, आप मान लीजिए कि ये ले लिए 5 मोल पर लीटर, ये इतना ले लिया। तो जब टाइम 0 है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, तो ये कितना होगा, ये होगा 0। लेकिन जैसे ही समय कुछ बीता, रिएक्शन चालू हो गया, मान लीजिए 10 सेकेंड बीता, तो जब तक ये घटेगा नहीं, रिएक्टेंट जब तक कंज्यूम नहीं करेगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। सिंपल सा बात है, अगर आटे से रोटी को बनाना है तो आटा जब तक घटेगा नहीं तब तक तो रोटी बनेगा नहीं। रिएक्टेंट धीरे धीरे घटता है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है, ये टाइम के साथ साथ घटेगा। अगर मान लीजिए ये इतना हो गया, तो ये जिस हिसाब से घट रहा है ये उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो रिएक्टेंट को अगर देखेंगे तो रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता है। तो यहां देखिए, शुरुआत में जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, टाइम बढ़ते जा रहा है तो कंसंट्रेशन घटते जा रहा है, ये रिएक्टेंट का ग्राफ हुआ। अब प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, तो ये प्रोडक्ट हो गया। तो कभी भी कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है तो ग्राफ को देख के आप समझ सकते हैं कि ये रिएक्टेंट का ग्राफ है कि प्रोडक्ट का ग्राफ है। तो ये सारा बात, जो भी बात अभी बताते जा रहे हैं, सब बात को लिखते चलना है। थोड़ा सा यहाँ पर एक लाइन ये लिख लीजिए कि ड्यूरिंग रिएक्शन रिएक्टेंट डिक्रीजेज with time and product increases with time। रिएक्शन के दरमियान जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ साथ घटता है और जो प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता है। अब हम लोग यहां से इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक केवल इंट्रोडक्शन चल रहा था, वो सब बात आपको बता रहे थे जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जरूरी था। अब इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक का पहला टॉपिक का नाम है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, अगर मान लीजिए कि 2 बच्चा है, आप दोनों बच्चे के लिखने के स्पीड को कंपेयर करना चाहते हैं, लिखने के स्पीड को, तो आप कैसे कंपेयर करिएगा? आप हो सकता है ऐसे करिएगा कि दोनों बच्चों को पहले बिठा दीजिएगा, कॉपी पेन दे दीजिएगा और उसके बाद घड़ी देखिएगा, बोलिएगा चलिए अब आप दोनों लिखना स्टार्ट कीजिए। दोनों को लिखने दीजिएगा, टाइम बढ़ रहा है, बच्चे लिख रहे हैं।
एक फिक्स टाइम हो जाएगा, मान लीजिए 1 मिनट हो गया तो 1 मिनट के बाद आप बोलिएगा स्टॉप राइटिंग। अब दोनों बच्चे लिखना बंद कर देंगे। फिर आप क्या कीजिएगा, इस बच्चे के नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करिएगा कि ये 1 मिनट में कितना वर्ड लिखा, और इस बच्चे के भी आप वर्ड्स को काउंट करिएगा कि ये 1 मिनट में कितना वर्ड लिखा। जो ज्यादा वर्ड लिखा आप बोलिएगा उसका लिखने का स्पीड ज्यादा है, जो नंबर ऑफ वर्ड्स कम लिखा आप बोलिएगा उसका लिखने का स्पीड कम है। मतलब आप एक निश्चित समय में दोनों का नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कि लिखने का स्पीड नहीं देखना है, अगर चलने का स्पीड देखना है, 2 लोग हैं और दोनों लोग के चलने का स्पीड अगर आपको देखना है, आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि एक निश्चित टाइम दे दें कि आप दोनों को 5 सेकंड तक चलना है या 1 मिनट तक चलना है या 1 घंटे तक चलना है। 2 लोग सेम समय में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, उसके बाद आपको देखना होगा कि कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया उस फिक्स टाइम में उसका चलने का स्पीड ज्यादा है, जो कम डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका चलने का स्पीड कम है। ये तो हुआ चलने का बात, लिखने का बात। लेकिन अगर रिएक्शन की स्पीड का अगर चर्चा करना है कि रिएक्शन का स्पीड देखना है कि रिएक्शन कितने स्पीड में होता है, तो रिएक्शन में क्या होगा, जैसे लिखने में तो नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ते जा रहा है समय के साथ साथ, चलने में तो डिस्टेंस कवर होते जा रहा है समय के साथ साथ, रिएक्शन में क्या होगा, तो रिएक्शन में रिएक्टेंट घटेगा या प्रोडक्ट बढ़ेगा। दोनों काम हो रहा है, रिएक्शन में 2 काम हो रहा है। आप 2 तरीके से स्पीड बता सकते हैं, एक तो कि रिएक्टेंट घटता है तो कितना रिएक्टेंट घट गया कितने समय में, या प्रोडक्ट बढ़ता है तो कितना प्रोडक्ट बन गया कितने समय में। आप दोनों तरीके से रिएक्शन के स्पीड को बता सकते हैं। तो कभी भी रिएक्शन का स्पीड अगर बताना है तो आपको ये देखना है कि रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन में कितना से चेंजिंग हुआ कितने समय में, मतलब रिएक्टेंट कितना घटा कितने समय में या प्रोडक्ट कितना बना कितने समय में। इसी को हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसको हम एग्जांपल के मदद से भी समझाएंगे। सबसे पहले लिख रहे हैं इसका डेफिनेशन कि इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ change in concentration. It is defined as rate of change in concentration of reactant या प्रोडक्ट। दिमाग में रखना है कि कभी भी अगर रिएक्शन का स्पीड अगर निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, कभी भी अगर रिएक्शन का स्पीड अगर निकालना है तो आपको ऊपर रखना है चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में चेंजिंग कितना से हुआ, मतलब रिएक्टेंट अगर है तो कितना से घटा, अगर प्रोडक्ट है तो कितना से बना, अब बाई टाइम टेकन फॉर चेंज। कितने समय में रिएक्टेंट कितना घटा या कितने समय में प्रोडक्ट कितना बना, इसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर हम आपको बोले कि आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलिए, तो हो सकता है कि आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लें। हम आपको बोले कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलिए, तो हो सकता है कि आप जल्दी चल के 1 घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लें। हम आपको बोले कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलिए, तो हो सकता है कि आप दौड़ भाग के किसी तरीके से 1 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लें। लेकिन अगर हम आपको बोले कि -2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलिए, तो आप नहीं चल सकते। तो ये आपके चलने में नहीं, कोई भी चीज का स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, किसी भी चीज का स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो रिएक्शन का भी स्पीड, ये दिमाग में रखेंगे कि रिएक्शन का भी स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये लाइन पहले लिख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब सुनिए, यहां जो भी लिखे हैं कि रिएक्शन का स्पीड निकालने का तरीका है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, चेंज को डेल्टा
कंसंट्रेशन को भी हम केवल C लिख दें, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, तो टाइम को T और चेंज को डेल्टा, तो डेल्टा C बाई डेल्टा T, ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। लेकिन अभी हम कुछ देर पहले बता रहे थे कि रिएक्शन में दो बात होता है, रिएक्टेंट घटता भी है अब प्रोडक्ट बढ़ता भी है। तो आप रिएक्शन का स्पीड चाहे तो रिएक्टेंट के मदद से निकालें और चाहे तो प्रोडक्ट के मदद से निकालें। तो अगर आप ये रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के मदद से निकालिएगा तो फॉर्मूला तो होगा चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, लेकिन फॉर्मूले में पहले से एक नेगेटिव साइन लगेगा। बिना नेगेटिव साइन लगाए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। कारण ये है कि रिएक्शन का रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो रिएक्शन का रेट अगर पॉजिटिव होता है, अगर आप ये नेगेटिव साइन नहीं लगाए रहिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्टेंट के मदद से निकालिएगा तो रेट नेगेटिव हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। रिएक्शन का रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए फॉर्मूला में हमेशा माइनस का साइन लगाना है। कब? अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के मदद से निकाल रहे हैं तो। ये भी हम एग्जांपल देके समझाएंगे भी। यही अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के मदद से अगर आप निकालिएगा तो सिंपली चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन फॉर चेंज होगा। इसको हम समझाते हैं एग्जांपल की मदद से, इतना पहले आप नोट कर लें। देखिए इस चीज को हम समझाते हैं जो अभी बताए थे कि कब माइनस लगाना है, कब प्लस लगाना है। अगर हम एग्जाम्पल देखें जो बता रहे थे, कंसीडर अ रिएक्शन, मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है A से B बनने वाला, ऐसा कोई रिएक्शन है, टाइम 0 है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, ये लिए 5 मोल पर लीटर। जब टाइम 0 है तो ये भी 0 होगा क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू हुआ ही नहीं। तो जब रिएक्शन शुरू हुआ ही नहीं तो प्रोडक्ट तो बना नहीं, तो ये 0 है। लेकिन अगर टाइम कुछ बीत गया, जैसे मान लीजिए कि टाइम बीत गया 10 सेकंड, टाइम अगर 10 सेकंड बीता तो ये पहले घटेगा, ये जो 5 मोल पर लीटर है ये पहले डिक्रीज करेगा। अगर डिक्रीज करके हो गया मान लीजिए 3 मोल पर लीटर, तो ये जिस हिसाब से घटा है ये उसी हिसाब से बढ़ेगा भी, ये हो गया 2 मोल पर लीटर। खुद सोचिए आप कि अभी कुछ देर पहले भी बताए हैं कि रिएक्शन में यही होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। अब हमको रिएक्शन का रेट निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम चाहें तो रिएक्टेंट के मदद से निकालें, हम चाहें तो प्रोडक्ट के मदद से निकालें। रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है तो रिएक्टेंट के मदद से भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट के मदद से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है यही, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। वैल्यू दोनों में सेम आएगा, केवल इसमें फॉर्मूला में पहले से माइनस लगा देना है। अब जैसे अगर आपको यहां देखना है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट में, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालने का तरीका लिखवाए हैं फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल है 3 और इनिशियल है 5, तो माइनस लगा के फाइनल है 3 और इनिशियल है 5, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। यूनिट है मोल पर लीटर। नीचे है टाइम टेकन फॉर चेंज, तो टाइम कितना बीता है तो 10 सेकेंड। अब 3 में से अगर 5 माइनस करिएगा तो आएगा -2, और ये -2 और ये माइनस मिलके हो जाएगा +2। +2 को 10 से अगर डिवाइड करिएगा तो आएगा 0.2। ये हो गया मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और ये सेकंड ऊपर गया तो पर सेकंड। ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड। रिएक्शन के रेट का, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट यही होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर आवर, ये होगा। अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट की मदद से निकाल रहे हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन को घटाएंगे, 2 में से 0 को घटाएंगे तो ऊपर हो गया 2 मोल पर लीटर, और नीचे है 10 सेकेंड। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। वैल्यू दोनों ही केस में सेम आएगा।
आप चाहे तो रिएक्टेंट की मदद से निकालिए, चाहे तो प्रोडक्ट की मदद से निकालिए। तो अभी आप यही सीखें कि रिएक्शन का रेट निकालने का ये फॉर्मूला है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। अगर आप रिएक्टेंट की मदद से निकाल रहे हैं रेट तो आगे माइनस का साइन लगाएंगे, और अगर प्रोडक्ट की मदद से रेट निकाल रहे हैं तो कोई माइनस का साइन नहीं लगेगा। अब आपको हम यहां सिखाने जा रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा इस चैप्टर में। कॉपी पर अब हेडिंग देना है हाउ टू राइट रेट एक्सप्रेशन। कॉपी पर हेडिंग देना है हाउ टू राइट रेट एक्सप्रेशन। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है, ए से बी बनना। अगर कोई बोले कि इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखिए, तो रेट एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है कि जब रिएक्टेंट हो तो पहले लिख दे माइनस का साइन। उसके बाद रेट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। तो लिख दिए चेंज, डेल्टा लिख दिए तो हो गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को बड़े वाले ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। ये हो गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन, ए है तो ए का कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। ये हो गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, ये इसका रेट लिखा गया। अब अगर आपको इसका रेट लिखना है तो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में कोई माइनस का साइन नहीं लगेगा, सीधे लिखाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन, तो बी का, बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। ये इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन हो गया। कोई बोले कि ये बराबर का साइन क्यों दिए, तो बराबर का साइन इसलिए दिए कि रेट इसके मदद से निकालिए या इसके मदद से निकालिए, रेट का वैल्यू इक्वल होना है। अब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि रिएक्शन है a प्लस 2b 3c, अगर इस तरीके से रिएक्शन है, इस रिएक्शन का अगर आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो सबसे पहले देखिए कि ये जो A है, A किसका पार्ट है, रिएक्टेंट का पार्ट है कि प्रोडक्ट का पार्ट है। तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है तो पहले माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद लिखते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो लिखे चेंज अ कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए बड़ा वाला ब्रैकेट देंगे। ये हो गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब किसका कॉन्सेंट्रेशन, ए का, तो लिख दिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। अब यहां देखिए इक्वल का साइन देना है, प्लस रहे माइनस, सॉरी माइनस तो नहीं रहेगा, प्लस रहे या आगे भी प्लस रहे, सब में इक्वल का साइन देना है। रेट इसके मदद से निकालिए, रेट इसके मदद से निकालिए, रेट इसके मदद से निकालिए, सब में रेट का वैल्यू सेम आना है। ये ऐसा इसलिए होना है कि ऑल आर द पार्ट्स ऑफ सेम रिएक्शन, दैट्स व्हाई। अब देखिए ये ए है तो लिख दिए माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। ये भी रिएक्टेंट का हिस्सा है तो पहले तो माइनस का साइन लगाएं। आगे देख रहे हैं कि 2 लगा हुआ है, कोई भी कॉफिशिएंट लग जाए, 2 3 5 कुछ भी लग जाए कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट को नीचे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये है बी, तो होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। ये देख रहे हैं कि प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है तो केवल माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। 3 है तो ये 3 को नीचे डिवाइड कर देंगे, बोले कि कॉफिशिएंट को नीचे डिवाइड कर देते हैं रेट एक्सप्रेशन लिखने में। और उसके बाद करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। कोई सा भी रिएक्शन अगर दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए कि रिएक्शन दिया हुआ हो 2a प्लस 4b 3c प्लस d, अगर मान लीजिए कि ऐसा रिएक्शन है, आपको बोल दिया गया इसका रेट एक्सप्रेशन लिखने को, तो रिएक्टेंट है तो पहले माइनस का साइन लगाएंगे, कॉफिशिएंट है तो कॉफिशिएंट को नीचे डिवाइड करेंगे, ये हो गया 1/2। ए है तो लिख दिया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। उसके बाद प्लस रहे या कुछ भी, आपको पहले इक्वल का साइन देना है। ये भी रिएक्टेंट का हिस्सा है तो माइनस लगाना है। उसके बाद कॉफिशिएंट में 4 है तो 4 को नीचे डिवाइड कर देना है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। यहां देखिए इक्वल का साइन दिए,
कफिशिएंट 3 है तो 1/3 किए, प्रोडक्ट है इसलिए माइनस का साइन नहीं लगा रहे हैं। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, ये भी प्रोडक्ट है तो माइनस का साइन नहीं लगेगा। कोई कफिशिएंट नहीं है तो आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधे लिखना है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। इन जनरल आप ये बात कह सकते हैं कि अगर कोई रिएक्शन है इस तरीके का ए बी सी डी, अगर इस तरीके का कोई रिएक्शन है जिसमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी कफिशिएंट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, इसके लिए अगर आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना हो तो लिखेंगे -1/a चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, -1/b चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, 1/c चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, 1/d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। तो ये दिमाग में रखिए कि इस तरीके से हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। अभी रेट एक्सप्रेशन में भी बहुत सारा बात है, अभी इसमें जानना है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी दो तरीके का होता है, एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, लेकिन वो अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप अपना लेक्चर नोट करके इतना दूर अच्छे से पढ़ के समझ के रखेंगे, इसके बाद वाले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।